नोएडा प्राधिकरण ने शहर के विभिन्न सेक्टरों में 25 आवासीय भूखंडों की योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत आवेदक को 23 अक्टूबर तक ईएमडी जमा करानी होगी और इनके 25 अक्टूबर तक दस्तावेज जमा कराए जा सकेंगे। प्राधिकरण के ये भूखंड शहर के 7 अलग अलग सेक्टरों में हैं। डिपार्टमेंट ने रविवार को जिले भर में अभियान चलाकर कुट्टू के आटो के सैंपल लिए। करीब 40 किलो आटा जब्त किया गया। इसके अलावा पनीर और कलाकंद के सैंपल भी लिए गए। कुल 8 सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। नोएडा की सेक्टर 63 में स्थित जे ब्लॉक में एक फैक्ट्री क्षेत्र में सड़क किनारे खड़े ट्रक से बैटरी चोरी होने का मामला सामने आया है। वीडियो में एक युवक काली पैंट और टी शर्ट पहने ट्रक का हेल्पर साइड का शीशा तोड़कर अंदर घुसता है। इसके बाद वह साथी के साथ बैटरी लेकर फरार हो जाता है। शहर में एक शानदार दृश्य देखने को मिला जब श्री सनातन धर्म रामलीला समिति द्वारा एक विशाल राम बारात का आयोजन किया गया। यह भव्य बारात सनातन धर्म मंदिर से शुरू हुई और पूरे शहर का भ्रमण करते हुए नोएडा स्टेडियम में पहुंची। यहाँ पर राम और सीता का विवाह हुआ। सुपरटेक लिमिटेड की अधूरी परियोजनाओं से त्रस्त हजारों खरीदारों ने अपनी आवाज बुलंद करने के लिए 6 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक संगठित शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। गांधी जयंती के अवसर पर इन होम बायर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हजारों ईमेल भेजकर अपनी समस्या का समाधान करने की प्रार्थना की। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर के नेतृत्व में रविवार को मिशन शक्ति के विशेष अभियान फेज 5 का शुभारंभ किया गया। यह अभियान शारदीय नवरात्र के अवसर पर महिला सम्मान और स्वावलंबन के लिए आयोजित किया गया है। 90 दिवसीय इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के बीच जागरूकता बढ़ाना है। नोएडा की रामलीला इस साल एक नए रंग में रंगी नजर आ रही है, जहां मुरादाबाद से आए कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का जादू बिखेरा है। 16 वर्ष से लगातार रामलीला का मंचन कर रही 50 सदस्यों की टीम अपने अनूठे प्रयास से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रही है। नोएडा के सेक्टर 62 में आयोजन हो रहा है। सेक्टर 100 में स्थित सेंचुरी अपार्टमेंट में आरडब्ल्यू द्वारा वार्षिक सभा का सफल आयोजन किया गया। बैठक की शुरुआत में सोसाइटी के निवासियों ने पिछले माह आकस्मिक निधन हुए कुछ सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मौन धारण किया। इस सभा में आरडब्ल्यूए के सदस्य और अनेक निवासी उपस्थित थे। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के शासनकाल के दौरान हुए करीब 1400 करोड़ रुपए के कथित स्मारक घोटाले की जांच में नया मोड़ आ गया है। विजिलेंस विभाग ने इस मामले में रिटायर आईएएस अधिकारी मोहिंदर सिंह को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है, जिससे यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। पुलिस को दी शिकायत में कृतिका चौधरी ने बताया कि परिवार के साथ सेक्टर 26 के ए ब्लॉक में रहती हैं। बीती 4 अक्टूबर को वह रात करीब 9:30 बजे डीएम कैंप ऑफिस के पास से पैदल अपने घर जा रही थी। तभी R15 बाइक पर सवार 2 युवक उसके पास पहुंचे। बदमाशों ने उनका 50,000 रुपए कीमत का मोबाइल फोन लूट लिया। नोएडा के बरोला में कार सेल्स का काम करने वाले एक व्यक्ति ने अपने कर्मचारी के खिलाफ थाना सेक्टर 49 में केस दर्ज कराया है। पीड़ित का आरोप है कि कर्मचारी कस्टमर को दिखाने के बहाने एक कार ले गया, लेकिन फिर वापस नहीं लौटा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। नोएडा में रविवार को न्यूनतम तापमान 27.16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 32.47 सेल्सियस रहने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दिन भर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। गुरुवार को अधिकतम तापमान 33.75 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.78 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। मध्य प्रदेश के सागर जिले के बद्री थाना क्षेत्र में 14 अगस्त को 1600 एप्पल मोबाइल फोन बदमाशों द्वारा लूट लिए गए थे। इन मोबाइल फोन की कीमत करीब 12 करोड़ रुपए है। बताया जा रहा है कि एमपी पुलिस शनिवार को एक इनपुट के तहत नोएडा के सेक्टर थाना 63 पहुंची। यहां उन्होंने कई जगह छापामारी की। टीम को उम्मीद है कि मोबाइल फोन नोएडा समेत एनसीआर में बेचे गए हैं। नोएडा, जो कभी दिल्ली का एक उपनगर माना जाता था, अब देश के प्रमुख आर्थिक केंद्रों में एक बन गया है। पिछले कुछ वर्षों में इस शहर ने अपनी छवि को पूरी तरह से बदल दिया है। यही कारण है कि नोएडा में जमीन की कीमत आसमान छूने लगी। एक रिपोर्ट के अनुसार पहले जहां किफायती मूल्य के प्रोजेक्ट ज्यादा हुआ करते थे, वहीं इस प्रीमियम लग्जरी रेंज के प्रोजेक्ट शुरू हो गए हैं। सेक्टर 34 में शनिवार की शाम को आयोजित डांडिया नाइट कार्यक्रम ने स्थानीय निवासियों के बीच उत्साह और उल्लास का माहौल पैदा कर दिया। फेडरेशन ऑफ आरडब्ल्यूए सेक्टर 34 द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में 2000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर आरडब्ल्यूए के प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे। आबकारी विभाग के अधिकारियों के अनुसार दिल्ली यूपी सीमा पर स्थित शराब की दुकानों पर सबसे अधिक दबाव पड़ा है। आमतौर पर पितृपक्ष और नवरात्र के दौरान शराब की मांग में कमी आती थी। शहर के अंदरूनी इलाकों में स्थित दुकानों पर तो मांग में कमी आई है, परंतु सीमावर्ती क्षेत्रों में बिक्री में लगभग 10% की वृद्धि दर्ज की गई है। नोएडा अथॉरिटी और नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने सेक्टर 15 और 16 मेट्रो स्टेशन के आसपास की यातायात व्यवस्था में सुधार लाने की एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। इस नई पहल के तहत ऑटो रिक्शा चालकों को अब मुख्य सड़कों पर खड़े रहने की अनुमति नहीं होगी। इसके बजाय उन्हें निर्धारित स्थान पर अपने वाहन खड़े करने होंगे। पुलिस को दी गई शिकायत में पीयूष पदनाकर ने बताया कि वह एक चैनल में मैनेजिंग डायरेक्टर है। वह चैनल की एक कैब खुद प्रयोग करते हैं। देर रात उनकी कैब में अवाना ट्रेवल्स की एक बस ने टक्कर मार दी। घटना में कैब क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के समय बस में करीब 40 सवारियां सवार थी।
शनिवार को नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने शहर के अलग अलग विकास कार्यों की व्यापक समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने तालाबों के सौंदर्यीकरण, सड़कों के चौड़ीकरण और बुनियादी सुविधाओं के उन्नयन पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी तालाबों को एक समान पैटर्न में सुंदर बनाया जाए, जिससे उनकी आकर्षकता बढ़े। भारतीय किसान यूनियन क्रांति के नेतृत्व में गांव हजरत बाजितपुर में एक पंचायत हुई, जिसकी अध्यक्षता महेंद्र यादव ने की। उन्होंने कहा कि गांव में चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है, सीवर खुले पड़े हैं। नोएडा प्राधिकरण जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान कराए और स्थानीय सफाई ठेकेदार को निर्देश दिए जाएं कि गांव में तुरंत सफाई कराई जाए।